हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल अरावली ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 की वर्कशीट 10th को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए दोस्तों, वर्कशीट 1 से 9 तक मैंने अच्छे से सॉल्व करवा दी हैं और उन्हें आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम बात करें वर्कशीट 1 से 9 तक, तो वो आपके टेक्स्ट बुक के प्रोज सेक्शन से दी गई थी और उसमें आपको एक सीन पैसेज दिया हुआ होता है और उस पैसेज को रीड करने के बाद में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करना पड़ता है। देखिए, अब जो हम वर्कशीट 10th को सॉल्व करेंगे वो आपके पोएट्री सेक्शन से दिया गया है। पोएट्री सेक्शन में क्या होता है, आपके मॉडल पेपर में 2023-24 की बात करें तो एक उसमें एक स्टेंजा दिया हुआ होगा और उस स्टेंजा को रीड करने के बाद में उससे रिलेटेड आपको 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो देखिए, इस वर्कशीट को हम सॉल्व करते हैं। ये वर्कशीट आपके टेक्स्ट बुक के पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है, द डस्ट ऑफ स्नो। इसमें 2 पोएम दी हुई हैं और पहली पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। इसके जो पोइट है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। अब देखिए, आपको ये जो पेपर में स्टेंजा दिया हुआ होगा उसको आपको अच्छे से रीड करना है और यदि किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आए तो उसमें भी आपको घबराना नहीं है। इसको अच्छे से एक बार रीड करना है। तो देखिए, इसको हम रीड करते हैं। द वे, जिस तरीके से, अ क्रो, एक कौए ने, शुक यानी हिलाया, एंड डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, और मेरे ऊपर बर्फ की धूल गिराई, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक नामक ट्री से। तो यहाँ कवि के कहने का मतलब है कि कवि एक हेमलॉक नामक ट्री के नीचे बैठा हुआ है और ये जो हेमलॉक ट्री है वो दुख का एक प्रतिबिंब है, दुख का प्रतीक है। और नेक्स्ट, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और उसने मेरे मनोस्थिति को चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ भाग बचा लिया, ऑफ ए डे, दिन का, आई हैड रूड, जिसे मैं शायद नष्ट कर देता। रूड यानी नष्ट करना। तो देखिए, आपको इस प्रकार इस पोएम को रीड करना है। चलिए इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, राइट द राइम स्कीम, यानी इस पोएम की राइम स्कीम को लिखिए एंड राइमिंग वर्ड, और राइमिंग वर्ड, राइम स्कीम यानी तुकांत योजना और उसके वर्ड को लिखना है। तो देखिए, इस पोएम को हम देखते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट लाइन है द वे अ क्रो। अ क्रो, इसको यदि हम तुकांत में ए लिख देते हैं। नेक्स्ट है शुक डाउन ऑन मी, मी ये डिफरेंट है तो इसको हम बी दे देते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो एंड क्रो, देखिए देखिए ये जो 2 वर्ड हैं लास्ट के, फर्स्ट एंड थर्ड लाइन के, इनकी जो साउंड है वो सेम आ रही है, तो इसलिए इसको हमने ए दिया है, तो इसको हम, तो देखिए इसको हमने ए दिया है तो इसको भी हम ए देते हैं। बी फिर शुक डाउन ऑन मी एंड लास्ट है फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। देखो मी एंड ट्री यानी इसकी भी जो राइम है वो सेम आ रही है, तो इसको हमने बी दिया तो इसको बी लिख देते। इस प्रकार देखिए ए बी। नेक्स्ट देखिए हैज गिवन माई हार्ट, यदि इसको हम हार्ट ए दे देते हैं। फिर मूड, ये बी, पार्ट एंड हार्ट इसके साउंड सेम है इसलिए इसको वापस ए। एंड देखिए मूड एंड रूड, इसका जो साउंड है वो सेम है तो इसको भी हम बी। तो इस प्रकार देखिए ए बी, इस प्रकार ये राइम स्कीम इस पोएम की है। तो देखिए इसका आंसर हम इस प्रकार देंगे, द राइम स्कीम of the poem is AB AB। देखिए दोनों स्टेंजा में AB की ही राइम स्कीम है। एंड देखिए हम इसकी राइमिंग वर्ड की बात करें तो इन द
फर्स्ट स्टेंजा the and third lines end with the words crow and snow, and the second line fourth lines end with words me and tree। इसी प्रकार in the second stanza the first and third line end with words art and part, and the second and fourth lines end with the words mood and road। तो इस प्रकार इसकी जो राइम स्कीम है वो ए बी है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? व्हाट डज द पोइट से? पोइट कहता है हैज चेंज्ड हिज मूड, उसका मूड परिवर्तन हो गया। हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज्ड? पोइट का मूड, पोइट की मनस्थिति कैसे परिवर्तन हो गई? तो देखिए इसका आंसर हमें इस प्रकार देना है, ए डस्ट ऑफ स्नो means small particles। यानी डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल क्या होती है? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ऑफ स्नो यानी बर्फ की। दैट रिमेन टुगेदर। द falling of the dust of snow on the poet has changed his मूड। यानी बर्फ की धूल का कवि के ऊपर गिरना उसके मूड को चेंज कर देता है। अब देखिए उसका थर्ड है कि वो किस प्रकार, क्यों चेंज हो गया था, किस प्रकार चेंज हो गया था। तो देखिए फर्स्ट तो ये बात है, द पोइट वाज, फर्स्ट पोइट वाज इन डिप्रेस्ड एंड, यानी दुख और निराशा में वो गिरा हुआ बैठा था। उसकी मनस्थिति कैसी थी? दुख भरी थी। बट किंतु नाउ, यानी
जब वो बर्फ की धूल उसके ऊपर गिर जाती है, he became ready to utilize the rest of the day, यानी दिन का वो भाग जो वो शायद उसको गंवा देता, उसको बाकी के दिन के भाग को यूटिलाइज करने के लिए वो रेडी हो गया। क्वेश्चन थर्ड, ब्रीफली इंटरप्रेट द थीम एंड आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इन 20 वर्ड्स। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि डस्ट ऑफ स्नो की जो थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है और उसके क्या विचार है पोएम के, उसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए इसका जो सेंट्रल आइडिया कह सकते हैं, इसकी थीम कह सकते हैं, इसके विचार क्या है, उसकी हम व्याख्या करेंगे। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है, देयर आर सिंपल एक्शन that leave a great impact। यानी देखिए कवि का कहने का मतलब है कि जो सामान्य चीजें होती है वो भी बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ती है। जिस प्रकार इसमें बर्फ की धूल जो कि एक नॉर्मल थिंग्स होती हैं, उसने भी कवि के मूड को चेंज कर देता है। ऑन ह्यूमन माइंड, द फॉलिंग ऑफ dust of snow changed the poet's mind। The idea of poem is that a sensitive person gets impacted by every actions। इस प्रकार इसका आंसर आपको देना है। अब देखिए सेकंड पोएम है फायर एंड आइस। फायर यानी आग, आइस यानी बर्फ। देखिए इसको भी आपको अच्छे से रीड करना है। सम से कुछ कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि संसार का जो अंत है वो आग से होगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ में होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और जहां तक मैंने डिजायर यानी इच्छा, कामना को टेस्ट किया यानी अनुभव किया है, होल्ड विद दोज, तो मैं उनके साथ में खड़ा हूं, हु फेवर फायर, जो कि यानी फायर की फेवर करते हैं यानी पक्ष लेते हैं। यहां पर कवि के कहने का मतलब है फायर है वो ईर्ष्या से, इच्छा, कामना और ईर्ष्या से रिलेटेड है, और कवि कहता है कि इस संसार का अंत है वो ईर्ष्या से भी होगा और मैं उनके साथ में खड़ा हूं जो कि ईर्ष्या कहते हैं कि इस संसार का अंत है वो फायर में होगा। अब देखिए इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द राइम स्कीम। इसमें भी राइम स्कीम लिखनी है एंड राइमिंग वर्ड और राइमिंग वर्ड। तो देखिए पहले इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन एंड विथ फायर, तो इससे हम ए मान लेते हैं। सेकेंड लाइन आइस, यानी ये डिफरेंट है तो इसे हम बी। फिर देखिए थर्ड है डिजायर, यानी ये फायर एंड डिजायर, तो इसको भी हम ए मान लेते हैं, और फायर यानी ये भी ए मान लेते हैं। तो इसकी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी ए ए। इस प्रकार ये इसकी राइम स्कीम है और ये इसके राइमिंग वर्ड है। तो देखिए इसका आंसर हमें इस प्रकार देना है। देखिए इसका आंसर हमें इस प्रकार देना है, तो इसकी राइम स्कीम क्या है, ए बी ए ए। द
rhyme scheme of the poem is A B A A। अब इसके राइमिंग वर्ड देखेंगे। द फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ lines end with the words fire, desire एंड फायर। देखो ये तीनों वर्ड हैं, उनकी जो राइम स्कीम है वो सेम है, इनकी जो साउंड रह रही है वो भी सेम है। एंड सिमिलर थॉट, इनके जो थॉट है वो भी सिमिलर है। These lines have same rhyme and similar thoughts। अब नेक्स्ट है तो सेकेंड लाइन एंड विथ द वर्ड आइस। अब देखिए ये जो है और डिफरेंट राइम एंड कंट्रास्टिंग आइडिया। इस प्रकार इसमें राइम स्कीम भी डिफरेंट है और इसका जो विचार है वो भी विरोधाभासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, ब्रीफली संक्षिप्त में इंटरप्रीट, व्याख्या कीजिए द थीम यानी विषय वस्तु एंड आइडिया विचार की ऑफ द पोएम, इस पोएम की, द फायर एंड आइस इन 20 वर्ड्स, फायर और आइस की। तो देखिए इसका द थीम ऑफ this poem is that the unending यानी कभी न समाप्त होने वाली डिजायर एंड hatred यानी नफरत among the human being may bring about an end to this world, क्योंकि desire is like fire and the hatred is like ice। इस प्रकार इस पोएम का हमें सेंट्रल आइडिया यानी थीम को लिखना है। आशा करता हूं कि ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।